हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोसाइटी स्कूप चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र वो पढ़ाने जा रही हूँ। सपोर्ट मटेरियल से मैम ने आपको पहले भी बताया कि रिवीजन के तौर पर हमारा सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो सपोर्ट ही है, तो हम इसी से पढ़ेंगे। तो सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो जब शीत युद्ध हुआ तो हमने शीत युद्ध के बारे में वो जो चैप्टर था वो तो आपको डिलीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसकी थोड़ी चर्चा करी थी कि शीत युद्ध क्या होता है। जब युद्ध की संभावना होती पर वास्तविक में युद्ध होता नहीं है, पूरे परमाणु बम वम लगा के ऐसे युद्ध नहीं होता, पर युद्ध की हमेशा संभावना बनी रहती है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के पश्चात यानी कि बाद में पूरे विश्व में विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठन और देशों ने प्रभावशाली रूप से मतलब कि सत्ता के समकालीन केंद्र यानी कि उस टाइम पर जो पावर थी उसके समकालीन और कौन सी पावर बची हुई थी उसी समय पर। जब शीत युद्ध हुआ उसके बाद शीत युद्ध के बाद ही आपका वो क्या बोलते हैं जो सोवियत संघ था उसका जब विघटन हो गया तो एक अकेला पावर कौन बचा था, अमेरिका। तो पूरे विश्व पे विश्व के पटल पर कुछ ऐसे संगठन या देशों ने ही अपने रूप में अपने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है और निभाना शुरू किया है, जिससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होने लग गई कि ये संगठन या देश जो है वो अमेरिका की जो एक ध्रुवता के सामने क्या करेंगे, एक ऑप्शन के रूप में देखे जा सकते हैं। मतलब पूरे विश्व में जो एक पावर बन के उभरा था अमेरिका, उसके अलावा भी ऑप्शंस के रूप में और भी शक्तियाँ और संगठन बनकर क्या हैं उभरे हैं जो देखे जा सकते हैं। ये अब भूमिका निभाएंगे। तो विश्व राजनीति में दो ध्रुव विश्व के टूटने के बाद ये बिल्कुल सबको समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक या आर्थिक सत्ता के समकालीन केंद्र कुछ हद तक अमेरिका का जो प्रभुत्व है उसको सीमित करेंगे। अगर अकेला सारी पावर सिर्फ अमेरिका के पास ही आ जाएगी तो वो अपनी धौंस जमाने लग जाएगा। इसी वजह से उसके प्रभुत्व को सीमित करने के लिए उसके ही पावर, उसके ही थोड़े मतलब उसकी पावर के ही जैसे कुछ और संगठन और क्या हैं देश उभरे हैं जो उसको टक्कर देते हैं, यानी ऑप्शंस के रूप में मौजूद हैं। तो उसकी प्रभुत्वता को क्या करेंगे, वो सीमित करेंगे। तो सबसे पहला जो संगठन है उसका नाम है यूरोपीय संघ। तो पहले जानते हैं कि यूरोपीय संघ कब बना, कैसे। तो पहले कुछ इसकी जानेंगे कि यूरोप संघ का गठन कैसे हुआ है, कौन सी संधि के द्वारा। तो अमेरिका जो है उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से गठने के लिए, पुनर्मतलब दोबारा, गठन मतलब दोबारा से उसका गठन करने के लिए बहुत मदद करी थी। किसने, अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमी को गठने के लिए। और इसको एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको हम मार्शल योजना कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो 1948 में मार्शल योजना के ही तहत एक संगठन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन स्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या मिली थी, पश्चिमी यूरोप का जो पश्चिम वाले देश हैं उन सबको आर्थिक मदद मिली। किससे, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना से। तो 1949 में जो गठित यूरोपीय परिषद थी वो राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई, यानी कि जो यूरोप की जो परिषद थी वो राजनीतिक सहयोग के मामले में उसका अगला कदम साबित हुई 1949 में। तो यूरोप की परिषद बना दी गई राजनीति में, ये एक इम्पॉर्टेंट इसने रोल निभाया। किसने, यूरोपीय परिषद ने। और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भी गठन हो गया। और 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हो गया। यूरोपीय संघ ये जो संगठन था उसका गठन हुआ कौन सी संधि के द्वारा, मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 27 है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश कौन से हैं। तो यूरोपीय संघ के कुछ पुराने सदस्य हैं जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन। और ब्रिटेन ने क्या करा, यूरोपीय संघ से, अब जो ब्रिटेन देश थे ये पुराने सारे सदस्य हैं जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए थे, इनमें में से जो एक ब्रिटेन था उसने क्या करा, यूरोप संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का क्या लिया था, उसने निर्णय लिया। किसने, ब्रिटेन ने। तो इसी को जो निर्णय लिया ना कि वो जनमत संग्रह के द्वारा क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ से अलग, इसको कहा जाता है ब्रेक्जिट। क्या कहा जाता है इसको, ब्रेक्जिट। और अब ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है और जनवरी 2020 में ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया और ये पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश था जो कि अब नहीं रहा है।
अब यूरोप संघ के नए सदस्य कौन बने हैं? एस्तोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया, ये सारे इसके नए सदस्य बने हैं। और वर्तमान टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में इसकी सदस्य की संख्या कितनी है? 27 है। कितनी है? 27 है। तो यूरोप संघ का जो गठन हुआ है, इसका कुछ तो गोल होगा जिसकी वजह से इसका गठन करा गया। तो ये चाहता है कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन सब में एक समान विदेश नीति हो, मतलब कि विदेश की जो नीति अपनाई जाए वो सबकी एक जैसी हो, सुरक्षा नीति भी एक जैसी हो, और आंतरिक मामले या न्याय से जुड़े जो मामले होते हैं उन पर सब लोग आपस में सहयोग करें। एक समान मुद्रा का चलन हो, यानी कि जो भी अंदर, पहले मैं आपको दूसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, यानी आंतरिक मामले मतलब एक देश के अंदर जो भी उसके अंदर के कानून व्यवस्था है, जो भी मामले होंगे या कोई न्याय से जुड़ा मामला होगा तो एक दूसरे की लोग हेल्प करके, सहयोग करके उसका निपटारा करेंगे। और एक समान मुद्रा यानी कि ये नहीं चाहता कि जैसे कि इनके अलग जो भी मेंबर्स हैं उन सबकी करेंसी अलग हो, ये चाहता है कि सबकी करेंसी एक जैसी हो और समान मुद्रा का क्या हो? चलन हो। वीज़ा मुक्त आवागम मतलब एक देश से दूसरे देश जाने में इनके मेंबर्स में वीज़ा ना लेना पड़ा, वीज़ा से फ्री रहे, आवागमन आना जाना क्या रहे? वीज़ा मुक्त रहे। ये इसका उद्देश्य है, यानी ये चाहता है कि यूरोप संघ का गठन जो है उसका उद्देश्य ही, वरना वो चाहता ही है कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएँ, इसी मतलब ये चीज़ें हो जाए, लागू हो जाएं, ऐसा वो चाहता है। इसका ये उद्देश्य, जैसे हमारा गोल होता है ना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं कि हमें किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, कुछ करना है, ऐसे करके ही इसका भी यही गोल है। अच्छा, यूरोप संघ की खास बातें क्यों हैं? क्यों ये एक विश्व शक्ति के पटल में ऑप्शंस विकल्प के रूप में मौजूद है अमेरिका की? कुछ तो ऐसी खास बात होगी जब भी इसका संगठन का नाम आया। तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली जो संस्था थी उससे बदलकर अभी कैसी बन गया है संस्था? राजनैतिक संस्था। कैसी संस्था बन गया है? राजनैतिक संस्था बन गया है, इसका रूप ले लिया है इसने। और यूरोपीय संघ जो है मतलब जो सिर्फ पहले इकोनॉमिक्स से चीज़ें रिलेटेड देखता था उससे ही सहयोग करता था, अब ये अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग मुद्दों पर निर्णय लेने में भी इसकी भूमिका नज़र आती है। तो राजनीतिक संस्था भी अब ये के में भी भूमिका निभाने लग गया है। यूरोप संघ जो है वो एक बहुत बड़े राष्ट्र की तरह काम करने लग गया है। इसका अपना खुद का झंडा है, गान है, स्थापना दिवस भी है और अपनी एक मुद्रा भी है। ये ऐसी इसकी कुछ खास बातें हैं, विशेषताएँ हैं। अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश सुरक्षा नीति बना ली है। इसका यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 सोने के सितारे हैं जो कि घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता को दिखाते हैं, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का क्या है? प्रतीक हैं। तो 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश भी करी थी कि वो संविधान भी बना ले, पर जो कि क्या हो गया है? नाकामयाब रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये यूरोप संघ की विशेषताएं, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि यूरोप संघ की क्या विशेषताएं, तो आप लोग ये बता सकते हो, इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे 6 के 6। अब यूरोप संघ को ताकत बनाने वाले जो कारक या जो विशेषताएं हैं उनके अलग अलग उसमें बताया गया कि उसके आर्थिक प्रभाव क्या हैं, राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव क्या है? तो 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसका सकल घरेलू उत्पाद जो था, यानी कि जो जीडीपी था, इसका जो जीडीपी था, बोला जाता है कि इसका जो जीडीपी था वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया था, जो कि अमेरिका के लिए भी लगभग, अमेरिका के ही लगभग आ चुका था। तो इतना पावरफुल हो गया था ये 2016 में। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए जो कि क्या बन गई है? इसकी मुद्रा खतरा बन गई है अमेरिकी डॉलर के लिए। और विश्व व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। अब आगे समझते हैं कि इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव पूरे के पूरे यूरोप में है, एशिया में भी है और अफ्रीका के देशों पर भी है। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एक ग्रुप के रूप में ये अपना काम करता है। तो ये तो हमने सारे आर्थिक प्रभाव जाने। अब इसके राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो इसका एक सदस्य देश जो फ्रांस और जो सुरक्षा परिषद का जो इसका सदस्य देश फ्रांस है ना, वो सुरक्षा परिषद जो कि यूएनओ बना, उसमें जो सुरक्षा परिषद है जो बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है यूएनओ का, उसका स्थायी मेंबर है इसका ही सदस्य देश, जिसका नाम क्या है? फ्रांस है। तो इसी की वजह से भी अब फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त बहुत बड़ा
मान लो ऐसा होता है ना कि किसी की दोस्ती अगर अंबानी से तो कितना पावरफुल हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका फ्रांस जो देश है वो यूएनओ का स्थायी मेंबर है, तो उससे इसकी भी पावर बढ़ जाती है। तो राजनीतिक प्रभाव में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जो एक सदस्य देश है उससे भी ये बड़ा ताकतवर माना जाएगा कि इसका सदस्य देश भाई यूएनओ का स्थायी सदस्य है। तो यूरोप संघ के कई और देश जो हैं वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं, स्थायी भी हैं और अस्थायी भी हैं। तो यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव क्या है? अभी तो हमने राजनीतिक प्रभाव जाने, अब सैन्य प्रभाव जानते हैं। तो यूरोप संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। पहले फर्स्ट नंबर पे तो यूएसए आता है, अमेरिका के पास सबसे बड़ी सेना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका क्या आता है? यूरोपीय संघ आता है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट जो है वह अमेरिका से भी अधिक है। इसका रक्षा बजट किससे? अमेरिका से भी अधिक है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश जो फ्रांस है ना, उसके पास परमाणु हथियार है। तो देखो भाई, फ्रांस है उसके पास परमाणु हथियार है, उससे भी पावरफुल हो जाता है। आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी ये यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। यानी टेक्नोलॉजी के मामले में भी और आपका प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मामले में और किसके मामले में? टेक्नोलॉजी के मामले में और किसके मामले में? आंतरिक विज्ञान, साइंस के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अच्छा, अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते आए हैं वो सारी हमारी सब इसकी ताकतवर चीज़ मतलब दिखाते कि कैसे पावरफुल है। पर हर एक पावरफुल इंसान की कुछ ना कुछ तो कमज़ोरी होती है। ऐसे इसकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। क्या सीमाएं हैं वो जानते हैं। तो इसकी सीमा है, पहली कमज़ोरी कि इसके सदस्य देशों की सबकी अपनी अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार क्या हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। जब सबकी सोच अलग अलग होती है तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ होंगे, क्योंकि उसे उस दूसरे का सुझाव समझ में नहीं आएगा, दूसरे वाले को पहले का सुझाव समझ नहीं आएगा। तो कई बार ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे इराक पर जब हमला हुआ था तो कई लोग बोले थे ठीक है, कई लोग इसके पक्ष में थे, कई लोग विपक्ष में थे। तो इस वजह से ये लोग कभी कभार एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? खिलाफ हो जाते हैं। ये इसकी कमजोरी है। और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू को लेकर नाराजगी है। अब इसका उद्देश्य क्या था यूरोप संघ का कि यूरो जो मुद्रा है वो सब जगह लागू हो जाए, पर यूरोप के कुछ हिस्से हैं जो यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराज हैं कि नहीं, हमें नहीं, यूरो मुद्रा पूरे में लागू नहीं करनी। डेनमार्क और स्वीडन ने तो मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोप मुद्रा को मानने का विरोध भी कर दिया है। कौन से दो देश हैं जिन्होंने इसे मानने का विरोध कर दिया है? उनका नाम है डेनमार्क और स्वीडन। यूरोप संघ के कई सदस्य देश तो अमेरिकी के गठबंधन में थे, तो अमेरिकी तो कई बार उनकी सोच अमेरिका के लिए ज़्यादा हितकारी हो जाती होगी। तो ब्रिटेन की एक पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। इन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय बाज़ार से अलग कर रखा। तो ब्रिटेन फिर इसके अंदर भी अलग अलग भावना आ गई और फिर ये भी अलग हो गया जनमत संग्रह के द्वारा, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो वही फिर से आ गया पॉइंट कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से 2016 में जनमत संग्रह से अलग होने का फैसला लिया था, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। और ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। तो अब एक सदस्य कम हो गया, इतना पावरफुल देश, तो अब वो ऑब्वियसली कमजोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि अब एक और संगठन के बारे में जानेंगे। पहले आपको यूरोपीय संघ क्लियर होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि आपको यूरोपीय संघ समझ आया या नहीं आया। अब दूसरा जो संगठन है उसका नाम है आसियान। आसियान जो संगठन है, इसके जो सदस्य देश हैं उनमें दो रूप उसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। कुछ उसके संस्थापक देश माने जाते हैं, यानी कि 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, तो उन्हें इसके संस्थापक देश कहा जाता है, जिनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और बाद में इसमें नए जो मेंबर्स ऐड हुए, तो टोटल मिलाकर आसियान के मेंबर 10 हैं। जो बाद में ऐड हुए उनके नाम हैं ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश इंडोनेशिया के यही आसियान के 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन लोगों ने बैंकॉक घोषणा पत्र, कौन सा? बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करके आसियान की स्थापना करी थी। और इन्हीं 5 देशों को आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है। और बाद में इसमें दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया की शक्ति को भी शामिल करा गया और इनकी मेंबर जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो गई? 10 हो गई है। अब आसियान
की स्थापना का भी कुछ उद्देश्य, जैसे यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य था, ऐसे आसियान की भी स्थापना का कुछ उद्देश्य है। आसियान चाहता है कि इसके सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना है, कि मतलब वो अपने जितने भी सदस्य हैं उन सबके आर्थिक विकास को, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना चाहता है। इसके द्वारा वो समाज और सांस्कृतिक विकास को भी हासिल करना चाहता है, अपने सोशल वेलफेयर और अपनी कल्चर को, उनमें भी डेवलपमेंट विकास हासिल करना चाहता है। कानून के शासन और यूएनओ के नियमों का पालन करके वो क्षेत्र शांति और स्थायित्व को भी बढ़ाना चाहता है। कानून का शासन अच्छा बना के और यूएनओ के जो भी नियम है उनका पालन करके वो अपनी क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। अच्छा, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो 2 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आसियान शैली किसे कहा जाता है। तो आसियान शैली किसे कहा जाता है? अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके से, टकराव रहित मतलब बिना लड़े झगड़े, और सहयोगात्मक यानी कि हेल्प करके, सहयोग करके, मेल मिलाप, मिलजुल कर एक जो नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यस यानी काफ़ी तारीफ कमाई है, उसे ही आसियान शैली कहा जाता है। क्या किसे आसियान शैली कहा जाता है? अनौपचारिक, टकराव रहित, इनफॉर्मल तरीके से, बिना लड़े झगड़े, सहयोगात्मक, एक दूसरे की हेल्प करके, मिलजुल के, जो एक नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी दुनिया में यश कमाया है, इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। इसे प्लीज़ लर्न कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ जाता है। ठीक है। अब आसियान के समुदाय के कुछ प्रमुख स्तंभ हैं, कौन से हैं? एक होता है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 इसके स्तंभ हैं, खंभे कहे जाते हैं आसियान के। तो 3 कौन से हैं? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। उसके बाद आपका आता है आसियान। अब इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि आसियान सुरक्षा समुदाय का काम क्या होता है, कि वो जो क्षेत्र के जो विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, उनको सैनिक टकराव तक ना ले जाना, उसकी सहमति पर आधारित है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करके इस क्षेत्र के में सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या करना, मदद करना। आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह क्या करा जाए, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब आसियान क्षेत्र मंच जो है वो 1994 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना करी गई। कब? 1994 में किसकी स्थापना करी गई है? आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना करी गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की सुरक्षा करना और विदेश नीतियों में तालमेल बनाए रखना। अच्छा, आसियान की क्यों इतनी प्रासंगिकता होती है, क्या उपयोगिता क्या है इसकी, क्यों इतनी, कुछ तो इसने ऐसा काम किया होगा ना जिसकी वजह से इसकी इतनी प्रासंगिक बना हुआ है। तो आसियान जो है वो मौजूदा आर्थिक शक्ति, ख़ास तौर से मतलब अब एक आर्थिक पावर के रूप में, शक्ति के रूप में, और ख़ास तौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार कर रहा है, निवेश के मामले में प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है, तो वो एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आसियान ने निवेश, श्रम, सेवा, इन सब के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी क्या दिया है, ध्यान दिया है। इन्वेस्टमेंट के मामले में, लेबर के मामले में, सेवा, इन सब के मामले में उसने ऐसा व्यापार क्षेत्र बनाने की कोशिश करी है जहाँ मुक्त हो, उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो किसी की। और अमेरिका और चीन ने भी इसकी देखा देखी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। तो सोच सकते हो कि मतलब इसने काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया है, जब भी अमेरिका और चीन ने भी डिसीज़न लिया, उसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई। कब? 1991 में। और 2014 में इसने एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई, और जिसका उद्देश्य क्या था कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, यानी कि आपके यही आसियान के साथ, इसके आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को क्या देना, बढ़ावा देना। भारत ने आसियान के सदस्य देश सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार का क्या किया है, समझौता किया है। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हो गया। आसियान की असली ताकत जब नजर आती है जब ये अपने सदस्य देश या अपने सहभागी देश सदस्यों या बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच क्या करता है, लगातार संवाद, बातचीत और परामर्श करने की नीति अपनाता है, सलाह लेने की नीति। ये एशिया का एकमात्र ऐसा अकेला संगठन है जो एशियाई देशों को, देश और विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। बस एक अकेला पूरे एशिया में यही संगठन है जो क्या करता है, जो आपको एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। बस अकेला ये संगठन है।
उसके बाद आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी इसी की वजह से समाप्त कर लिया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को भी समाप्त कर लिया। तो इसने दो अपने जो संकट थे उसको क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें, अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।